हेलो एवरीवन। सो टुडे वी विल स्टार्ट विद आवर एमसीक्यू सेशन ऑन ईवीएस। तो कल आप लोगों के पेपर्स है ईवीएस के बीसीसीए थर्ड सेमेस्टर वालों के, तो उनके लिए ही मैंने आज का ये सेशन लेके आई हूँ, जो कि पूरे जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने के लिए कोशिश की हूँ। और इसके अलावा इसके बाद में कंटिन्यूसली एक और वीडियो डाल दूँगी शाम तक, जिसमें और बाकी के जो इम्पोर्टेंट सेशन क्वेश्चंस है वो मैं उसमें कवर कर दूँगी। स्टूडेंट्स एग्ज़ाम के पहले ये सारे क्वेश्चंस एक बार ज़रूर गो थ्रू कर लीजिए, ये आप लोग के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना हम शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। अगर आपको सेशन पसंद आता है, हेल्पफुल लगता है, तो सेशन को लाइक करना सब और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ साथ में सेशन को अपने और भी फ्रेंड्स जो कि बीसीसीए थर्ड सेमेस्टर में है, जिनको ईवीएस है, इनफैक्ट बीकॉम में भी अब ईवीएस आ चुका है, तो जिनके भी सब्जेक्ट में सिलेबस में ईवीएस है उनके साथ शेयर करना ना भूलिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। स्टूडेंट्स आज मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, क्योंकि एज यू नो कि ये सब आप लोगों का मैंने क्लास में ऑलरेडी ये सब थियरी पोर्शन में कवर कर चुकी हूँ, और कल आप लोग का एग्ज़ाम है, तो थोड़ा फास्ट करेंगे हम लोग आज का सेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम इज यूनिडायरेक्शनल, बायडायरेक्शनल, मल्टी डायरेक्शनल और नन ऑफ द अबव। एनर्जी फ्लो इकोसिस्टम में कैसा होता है? यूनिडायरेक्शनल होता है, बाय डायरेक्शनल होता है, मल्टी डायरेक्शनल होता है, या इनमें से कुछ भी नहीं होता है? तो यस, द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, एनर्जी फ्लो इकोसिस्टम में हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है। नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम इज, इकोसिस्टम की डेफिनेशन क्या है? द कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स टुगेदर विद द एनवायरमेंट इन विच दे लिव, the abiotic component of a habitat, the part of the earth and its atmosphere which inhabits living organism, a community of organisms interacting with each other। क्या है इकोसिस्टम? इसमें से क्या आपको करेक्ट ऑप्शन लग रहा है? तो यस, द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस इज ए, दैट इज द कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स टुगेदर विद द एनवायरमेंट इन विच दे लिव इज नोन एज इकोसिस्टम। थर्ड इज द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इज टर्म्ड एज। जब हम बहुत सारे मात्रा में पेड़ों को काटते हैं तो उसको क्या कहते हैं? फॉरेस्टेशन, प्लांटेशन, डिफॉरेस्टेशन या बायोडाइवर्सिटी। फॉरेस्टेशन का मीन्स होता है बहुत सारे पेड़ लगाना, प्लांटेशन का भी मतलब वही होता है। बायोडाइवर्सिटी आप लोगों ने पढ़े हो, बहुत सारे जो स्पीसीज रहते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, बहुत सारे उसे हम कहते हैं बायोडाइवर्स एरिया, जहाँ पे बहुत सारे स्पीसीज एक ही पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जब हम बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में पेड़ को काटते हैं, दैट इज़ नोन एज डिफॉरेस्टेशन। ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। द नेचुरल प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और कम्युनिटी इज नोन एज। किसी भी ऑर्गेनिज्म या कम्युनिटी का जो एक नेचुरल प्लेस होता है उसे हम क्या कहते हैं? नीच, बायोमी, हैबिटेट और हैबिट। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? नीच, बायोमी, हैबिटेट और हैबिट। यस, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस इज हैबिटेट। ठीक है, जहाँ नेचुरल प्लेस ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहते हैं हैबिटेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, डिफॉरेस्टेशन में रिड्यूस द चांसेस ऑफ। डिफॉरेस्टेशन किसके चांसेस कम करता है? फ्रीक्वेंट लैंडस्लाइड्स के, इरोजन ऑफ सरफेस सॉइल के, रेनफॉल के, या फ्रीक्वेंट साइक्लोन्स के। डिफॉरेस्टेशन देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान रखो कि डिफॉरेस्टेशन ये अच्छा काम नहीं है। ठीक है, अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी में पेड़ काटते हैं तो वो हमारे नेचर के लिए अच्छा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि डिफॉरेस्टेशन क्या चीज़ कम करता है? डिफॉरेस्टेशन क्या चीज़ कम करता है? लैंडस्लाइड्स कम करेगा कि बढ़ाएगा? डिफॉरेस्टेशन से लैंडस्लाइड्स बढ़ती है, सॉइल इरोजन बढ़ता है, साइक्लोन्स बढ़ते हैं। तो क्या चीज़ कम होती है डिफॉरेस्टेशन से? डिफॉरेस्टेशन से कम होती है रेनफॉल। तो करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है, इस तरह से जब आप ऑप्शंस एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो इस तरह से आपको सोचना है। ठीक है, यहाँ पे ये रिड्यूस वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, कि डिफॉरेस्टेशन से किस चीज़ के चांसेस कम होते हैं? तो रेनफॉल होने के चांसेस कम हो जाते हैं। जितने ज़्यादा हम पेड़ पौधे जंगल काटेंगे उतना बारिश कम होगी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, सॉइल इरोजन इज द प्रोसेस वेयर सॉइल कंजर्वेशन इज द प्रोसेस वेयर सॉइल इज irritate soil is protected against loss, sterile soil is converted to fertile soil, और soil erosion is allowed। soil conservation, अब ये देखो कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? सॉइल को बचाना। ठीक है, अब सॉइल को अगर हम बचा रहे हैं तो इस प्रोसेस
सॉइल कंजर्वेशन इज द प्रोसेस वेयर वहाँ पे आप क्या करते हो, सॉइल को इरिटेट करते हो, प्रोटेक्टेड अगेंस्ट लॉस के अगेंस्ट बचाते हो, सॉइल इरोजन अलाउड तो नहीं कर सकते, स्टेरली सॉइल इज कन्वर्टेड टू फर्टाइल सॉइल, क्या करते हैं? तो यस, द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज सॉइल इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट लॉस। सॉइल कंजर्वेशन में हम सॉइल को लॉस होने से बचाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एनर्जी प्रोड्यूस बाय हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो एनर्जी कैसी होती है? नॉन पोल्यूटिंग एंड नॉन रिन्यूएबल, पोल्यूटिंग एंड नॉन रिन्यूएबल, नॉन पोल्यूटिंग एंड रिन्यूएबल, पोल्यूटिंग एंड रिन्यूएबल। हाइड्रो पावर, ठीक है, हाइड्रो पावर से जो आप एनर्जी प्रोड्यूस करते हो वो पोल्यूटिंग और रिन्यूएबल होती है, नॉन पोल्यूटिंग होती है, पोल्यूटिंग नॉन रिन्यूएबल होती है, नॉन पोल्यूटिंग नॉन रिन्यूएबल होती है। तो यस, द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज नॉन पोल्यूटिंग एंड रिन्यूएबल। हाइड्रो पावर से जो हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं वो नॉन पोल्यूटिंग होती है और उसको हम रिन्यू कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, द रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ अ सॉइल इज कॉल्ड। सॉइल की जब टॉप लेयर रिमूव होती है उसे हम क्या कहते हैं? लैंडस्लाइड, सॉइल इरोजन, ड्रॉट और अर्थक्वेक। देखा, अर्थक्वेक और ड्रॉट तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। जब हम सॉइल की लेयर की रिमूवल की बात कर रहे हैं तो अर्थक्वेक और ड्रॉट तो हो नहीं सकता। अब बचा क्या? लैंडस्लाइड और सॉइल इरोजन। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, इसका करेक्ट आंसर है बी, दैट इज सॉइल इरोजन, ठीक है। सॉइल इरोजन से सॉइल की टॉप लेयर जो होती है वो रिमूव होती है। क्वेश्चन नंबर 9, स्टूडेंट्स थोड़ा सा आज का सेशन फास्ट आप लोगों को लगता होगा, बट टाइम की कमी होने के कारण मुझे थोड़ा सा फास्ट लेना पड़ रहा है, ठीक है। और ये सारा कुछ मैंने आपको ऑलरेडी क्लास में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, है ना। तो कल एग्जाम है तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं MCQ क्वेश्चंस आपके कवर करवा पाऊँ, इसीलिए मैं थोड़ा सा फास्ट ले रही हूँ स्टूडेंट्स। आई होप यू अंडरस्टैंड, बट स्टिल अगर आपको कुछ किसी भी प्रकार का डाउट या कन्फ्यूजन होगा तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा इस वीडियो के नीचे, मैं आपको डेफिनेटली आंसर करूँगी। What are the 3 R's to save the environment? एनवायरमेंट को सेव करने के कौन से 3 R's है? रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज, रिप्लेनिश, रिड्यूस, रीयूज, रिकंस्ट्रक्ट, रिसाइकल, रिड्यूस, रिड्यूस, रिसाइकल, रिमूव, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज। जितना हो सके यूजेस कम करो, जो है उसको रिसाइकल करो और जो चीज़ आप रीयूज़ कर सकते हो उसको रीयूज़ करो। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग? रेन वाटर हार्वेस्टिंग का पर्पस क्या है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है स्टूडेंट्स? आप लोगों को पता होगा, मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाई थी कि हम बारिश के पानी को कैसे कंजर्व कर सकते हैं कैसे हम बारिश के पानी को बचाकर, जैसे कि आपके छतों में जो पानी गिरता है उसका प्रॉपर आउटफ्लो आप अंडरग्राउंड में कर दो, मतलब ज़मीन में एक उसका एक गड्ढा करके वहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग का पूरा सिस्टम होता है वो आप लगा दो, कोई टैंक रख दो जिसमें वो पानी जमा हो और बाद में वो पानी को आप यूज़ कर सको। तो उसका पर्पस क्या है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये कंसेप्ट का पर्पस क्या है? टू होल्ड रेन वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, टू रिचार्ज ग्राउंड वाटर, टू रीयूज वाटर फॉर द इरीगेशन ऑफ क्रॉप्स, टू रियर फिश, ठीक है। रेन वाटर का इसमें से क्या पर्पस है? फिश को वापस फिशिंग करने, फिश पालने के लिए, टू यूज़ वाटर फॉर इरीगेशन ऑफ क्रॉप्स के वाटर इरीगेशन में वाटर को यूज़ करने के लिए, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने के लिए, या जो रेन वाटर है उसको अर्थ के सरफेस में होल्ड करने के लिए। तो द करेक्ट आंसर इज टू रिचार्ज ग्राउंड वाटर। मेन पर्पस, ये दोनों भी सही आंसर है स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ पे हमको एक ऑप्शन ढूंढना है तो ये ज़्यादा करेक्ट है, क्योंकि मेन पर्पस होता है, क्योंकि आजकल आप देख रहे हो सारे रोड सीमेंट के हो रहे हैं, हम लोग हमारे घरों के सामने आंगनों में सब टाइल्स लगा देते हैं, जहाँ देखो वहाँ आपको फ्लोर दिखेगा, सीमेंटाइजेशन दिखेगा। तो उससे क्या हो रहा है, ज़मीन के अंदर पानी नहीं जा पा रहा है, तो ज़मीन के अंदर पानी नहीं जाएगा तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होगा। इसलिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू कोशिश ये की जा रही है कि आपके छतों में जो इतना सारा पानी गिरता है वो पूरा की पूरा ज़मीन में जाए ताकि ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो पाए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, द डैश इज एन इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्वेटिक लाइफ। एक्वेटिक लाइफ का क्या इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है? डिजॉल्व नाइट्रोजन, डिजॉल्व क्लोरीन, डिजॉल्व ऑक्सीजन या डिजॉल्व मीथेन, ठीक है। एक्वेटिक लाइफ के लिए इसमें से कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? द करेक्ट आंसर इज डिजॉल्व ऑक्सीजन, ओके। नाउ नेक्स्ट इज फिश डाई इन वाटर पोल्यूटेड बाय सीवेज ड्यू टू
सीवेज से पोल्यूटेड जो वाटर होता है, यानी कोई वाटर रिवर है, कोई ओशन है, अगर वहाँ पे आप सीवेज का पानी आप उसमें कनेक्ट कर दे रहे हो तो उससे फिशेस जो है वो मरने लग जाती है। उसका मेन रीज़न क्या है? पैथोजन, उससे पैथोजन बढ़ जाता है, ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाता है, क्लॉगिंग ऑफ गिल्स, फिश की जो गिल्स है उसमें क्लॉगिंग हो जाती है, या गंदी स्मेल के कारण फिशेस मरती है। तो यस, द करेक्ट आंसर इज ऑक्सीजन कम होने लग जाता है अगर सीवेज वाटर हम अच्छे पानी में मिक्स कर दें। मोस्ट अबेंडेंट वाटर पोल्यूटेंट इज इंडस्ट्रियल वेस्ट, पेस्टिसाइड्स, डिटर्जेंट, अमोनिया। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो वाटर को पोल्यूट करता है वो इसमें से कौन सी चीज़ है? इंडस्ट्रियल वेस्ट, पेस्टिसाइड्स, डिटर्जेंट और अमोनिया। यस, द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज़ इंडस्ट्रियल वेस्ट। सबसे ज़्यादा हमारी जो नदियाँ ख़राब हो रही है, पोल्यूट हो रही है, उसका सबसे मेन रीज़न है इंडस्ट्रियल वेस्ट। नेक्स्ट इज मोस्ट अबेंडेंट वाटर पोल्यूटेंट इज इन, आई थिंक सेम क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया है। खैर, आपको पता है इसका आंसर। यस, द आंसर इज इंडस्ट्रियल वेस्ट। नाउ नेक्स्ट इज चिपको मूवमेंट इज अ पब्लिक एजिटेशन दैट ऑकर्ड इन। चिपको मूवमेंट आपने सुने होंगे कि पेड़ों को बचाने के लिए कुछ गांव के लोग जो थे वो पेड़ों से ऐसे पूरे चिपक जाते थे कि अगर आपको पेड़ काटना है तो पहले आपको हमें काटना पड़ेगा। ठीक है, वो जंगलों को बचाने के लिए, पेड़ों को बचाने के लिए उन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट किए थे, जिससे कि बहुत बड़ा एरिया ऑफ जंगल उन्होंने प्रोटेक्ट कर लिए थे। ठीक है, तो ये जो चिपको मूवमेंट है ये कहाँ किया गया था? मंसबल एरिया इन कश्मीर, साइलेंट वैली इन केरला, सुंदरबन एरिया इन बंगाल और तेहरी गहरवाल एरिया ऑफ उत्तर प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर है डी। ठीक है, तेहरी गहरवाल एरिया ऑफ उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट इज ये ऐसे क्वेश्चंस स्टूडेंट्स ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट इज द इफेक्ट्स ऑफ रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट्स डिपेंड्स अपॉन। रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट्स का इफेक्ट किस पे डिपेंड करता है? रेट ऑफ डिफ्यूजन पे, एनर्जी रिलीजिंग कैपेसिटी, रेट ऑफ डिपोजिशन ऑफ द कंटामिनेंट, ऑल ऑफ दिस, या इनमें से सारी चीज। तो यस, द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज ऑल ऑफ दिस। द इफेक्ट्स ऑफ रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट्स डिपेंड्स अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन, एनर्जी रिलीजिंग कैपेसिटी एंड रेट ऑफ डिपोजिशन ऑफ द कंटामिनेंट। नेक्स्ट इज मैन मेड सोर्सेज ऑफ रेडिएशन पोल्यूशन आर। रेडिएशन पोल्यूशन के मैन मेड सोर्सेज कौन कौन से हैं? माइनिंग, explosion of nuclear weapons, nuclear fuels and preparation of radioactive isotopes, और all of this. Yes, the correct answer is D, that is all of this. ये तीनों के तीनों reasons हैं जो man made sources है radiation के। Which of these layers, next question, question number 18, which of these layers of atmosphere consist of ozone layer that is responsible for observing the ultraviolet, that is UV light? ठीक है, ट्रोपोस्फियर, मेसोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर और नन ऑफ दिस। क्या लगता है इसमें से कौन सी लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर है जहाँ पे ओजोन लेयर रिस्पॉन्सिबल होता है अल्ट्रावायलेट लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए? यस, द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज स्ट्रेटोस्फियर। स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये 18 क्वेश्चन का ये सेशन यहीं पे एंड होता है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। देखिए 18 में से आपके कितने आंसर्स करेक्ट हैं। ठीक है, वो मुझे कमेंट करके बताइए कि 18 में से आप लोगों के खुद से आंसर्स कितने करेक्ट आए हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम, और हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जल्द ही मैं आज शाम तक आपको और एक सेशन डाल दूंगी, सो दैट आप लोगों का कल पेपर के पहले एक बार सब रिवाइज हो पाए। चलिए मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट सेशन में। अंटिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।